नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं यूपी पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट लेके। आज हम ये जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं वो जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और उसी के मद्देनज़र मैं फिर आपके सामने इस प्रैक्टिस सेट को लेके आया हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल क्या है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था बौद्ध ग्रंथों में उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका हमारा सही जवाब क्या होगा। पहले दोस्तों अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण की, तो महापरिनिर्वाण क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। तो महापरिनिर्वाण क्या था कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो देख लीजिए बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पे है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यानी बुद्ध का पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी आप लोग देख लीजिए साथ के साथ। पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा ये अपना पहला उपदेश दिया गया था। दूसरा क्या हुआ था दोस्तों, अगर आपसे पेपर में ये पूछता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए गए, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा उपदेश की बात करता है तो वो होगा श्रावस्ती। वो कौन सा होगा, श्रावस्ती। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन बचा कौन सा, तीसरा। और इसका जो सही जवाब होगा एकदम वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी महाविनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध, महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ दिए गए, तो कहाँ पे दिए गए, श्रावस्ती में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये आपको एक तरफ संगठन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका दे रखा है स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, पहला दोस्तों दे रखा है आर्य समाज, और आर्य समाज का दे रखा है आपको 1875। दूसरा दे रखा है दोस्तों रामकृष्ण मिशन। दूसरा क्या दे रखा है, रामकृष्ण मिशन दे रखा है। और रामकृष्ण मिशन का समय कितना दे रखा है, 1892, यानी 1892। कितना दे रखा है, 1892। और तीसरा दे रखा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का दे रखा है 1867, 1867। और थियोसोफिकल सोसाइटी दे रखा है कितना, 1875। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई है वो 1875 में हुई है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से जो गलत है, हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से जो गलत है, जो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये भी देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन इनमें से गलत होगा। क्या होगा, ऑप्शन इनमें से हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 नहीं, 1897, 1897 में की गई थी। कब की गई थी, 1897, 1897 में की गई थी। और प्रार्थना समाज एकदम सही है, 1867। और दूसरा थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी एकदम सही है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1875 में। ठीक है, दूसरा
हम ये देखें कि आर्य समाज की स्थापना की किसके द्वारा गई थी, तो देख लीजिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और वो कब की गई थी? 1875 1875 में। दूसरा, आपसे अगर पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये देख लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद। किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद के द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। दूसरा दोस्तों, आपसे अगर पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देख लीजिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? प्रार्थना समाज की। और अगर आपसे पूछता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मैडम HP ब्लाटवत्स्की। किसके द्वारा की गई थी? मैडम HP ब्लाटवत्स्की के द्वारा। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था, एक बार फिर से उसे मैं रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 में नहीं हुई थी, ये कब हुई थी? 1897 में हुई थी। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? विवेकानंद जी के द्वारा की गई। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? मैडम HP ब्लाटवत्स्की के द्वारा की गई। ठीक है, आगे आगे देखिए, ये आपके सामने एक और नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपके इधर दर्रे दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं आपके इधर? ये दर्रे दे रखे हैं जोजिला, बारालाचा, लिपुलेख, बोमडिला। और ये इधर दे रखा है अब स्थिति इनकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि जोजिला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में है? दूसरा ऑप्शन है आपका बारालाचा दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है? तीसरा है लिपुलेख दर्रा क्या उत्तराखंड में है? और चौथा है दोस्तों बोमडिला दर्रा क्या सिक्किम में है। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा गया? कि इनमें से ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देख लीजिए इनमें से पहला सही नहीं है, क्योंकि जोजिला जो दर्रा है वो कहां पे है? जोजिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। और इसमें क्या दे रखा है? जम्मू कश्मीर, जो कि इसका क्या होगा? गलत होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमसे वो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही नहीं है। जोजिला दर्रा जो पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और इसमें क्या दे रखा है? जम्मू कश्मीर, जो कि इसका गलत जवाब है। बाकी हमारे तीन ऑप्शन सही है। बारालाचा हिमाचल में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, और बोमडिला कहां पे है दोस्तों? सिक्किम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया? करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा वो किस आंदोलन में दिया गया? तो पहला देख लीजिए असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा होगा सही ऑप्शन? भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, और ये होगा क्यों? देख लीजिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी इस भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, थोड़ा इनके बारे में भी और बता दूं मैं, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहली हम बात करें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो देख लीजिए असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1920 से शुरू हुआ था, और ये कब तक चलता है? 1922 तक चलता है। ये 1922 में कब खत्म हुआ था? तो ये 1922 में आपने एक कांड सुना होगा, चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर में जो घटना हुई थी, जो थाने में आग लगाई गई थी, उसी के द्वारा ये आंदोलन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? ये 1930, ये 1930 में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। और दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे। किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे इसके क्या थे? प्रथम सत्याग्रह थे। सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? विनोबा भावे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्या थे? प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा नारे दिए गए करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये 1942 में शुरू होता है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी के द्वारा ये नारे दिए गए थे। ठीक है, आगे आगे हमारा है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो नवरत्न की इसमें बात की गई है कि निम्नलिखित में से नवरत्न गुप्त काल में कौन से राजा के दरबार में थे? ऑप्शन है आपके पास कुमारगुप्त, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, और सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? डी सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न रहते थे। और यही आगे चल के अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में किसके दरबार में? अकबर के दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। किसके दरबार में 9 रत्न थे? अकबर के दरबार में। ठीक है, दूसरा, अगर आपसे ये पूछता है पेपर में कि गुप्त कालीन या गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का आपसे संस्थापक अगर पूछता है तो कौन होगा गुप्त वंश का संस्थापक? देख लीजिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त काल में 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो आंसर सही होगा कौन सा हमारा? चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी। सांची का जो स्तूप है वो कहां पे है? सांची का स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और इसका जो निर्माण करवाया गया वो मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे आगे देखिए, सहतरा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सहतरा यानी सितार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मियां तानसेन, ऑप्शन बी है बैजू बावरा, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, और ऑप्शन डी है बड़े गुलाम अली खां। कौन सा है? ऑप्शन डी है बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अमीर खुसरो। कौन सा सही होगा? अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो क्या थे? ये सितार, तबला और सितार का आविष्कार इन्होंने किया था। किसका आविष्कार किया था? तबला और सितार का आविष्कार। और अमीर खुसरो के लिए एक और बोला जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। 8 सुल्तानों का शासन देखा। किसने? अमीर खुसरो ने। दूसरा, अमीर खुसरो को और क्या बोला जाता है? तूतीय हिंद। क्या बोला जाता है अमीर खुसरो को? तूतीय हिंद। अब बात करें हम तानसेन की, तो तानसेन कौन थे? अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न कौन थे? तानसेन। तानसेन का दोस्तों बचपन का नाम पेपर में कई बार पूछा गया है। तो तानसेन के बचपन का नाम क्या था? राम तनु पांडे। क्या था? राम तनु पांडे नाम था बचपन का। किसका? तानसेन का। ठीक है, अब हम बैजू बावरा की बात करें तो बैजू बावरा देख लीजिए, बैजू बावरा एक कौन थे? ये गायक थे। और बैजू बावरा गायक कहां पे थे? ये ग्वालियर में एक राजा थे जिनका नाम क्या था? मान सिंह। मान सिंह कहां के राजा थे? ग्वालियर के राजा। सॉरी, मानसिंह कहां के राजा थे? मानसिंह ग्वालियर के राजा थे। और उन्हीं के यहां पे एक गायक थे जिनका नाम क्या था? बैजू बावरा। ठीक है, आगे, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है।
अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कोरोमंडल तट पर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? मालवा तट पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये पूछा क्या गया, देख लीजिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश पूछी गई है। कब पूछी गई है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु। कौन सा होगा? कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु। और ये भी देख लीजिए आप, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं ये कहां पे हैं दोस्तों? तो ये है मेघालय में। कहां पे हैं? मेघालय में। ठीक है, दूसरा छोटा नागपुर का पठार कहां पे है? तो देख लीजिए, छोटा नागपुर का जो पठार है ये कहां पे है? झारखंड। कहां पे है? झारखंड में। और अगर हम बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में भी है और दूसरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। मालवा का पहाड़ कहां पे है? मध्य प्रदेश, पठार सॉरी, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है मालवा का पठार। ठीक है, आगे। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, ऑप्शन है आपके सामने, प्रशांत उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग। ऑप्शन बी है उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ऑप्शन सी है दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग। और ऑप्शन डी है हिंद महासागर मार्ग। क्या पूछा गया? फिर से एक बार देख लीजिए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है वो संसार में क्या है? सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग है। ठीक है, आगे। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। ये पूछा गया कि मैकमोहन रेखा जो बाउंड्री बनाती है, रेखा बनाती है, वो किन दो देशों के बीच बनाती है? ठीक है, तो देख लीजिए, मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब आपसे अगर पूछता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है, दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। चूंकि बांग्लादेश भारत से पाकिस्तान से बाद में अलग हुआ है, तो बीच में रेखा कौन सी थी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा इसका भी याद रखें, भारत और बांग्लादेश वाले का। ठीक है, आगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा NH7। कौन सा सही होगा? NH7 इसका हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा एकदम सही ऑप्शन कौन सा होगा? NH7। आगे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी और जो प्राइस होंगे, जो रेट होंगे, जो दर होगी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा गया है और इसके चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा अभिस्फीति, तीसरा ऑप्शन है रिसेशन और चौथा ऑप्शन है एमोटॉर्जेशन। एमोटार्जेशन। ठीक है, चौथा ऑप्शन है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो आपकी मुद्रा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू कम हो जाती है और दूसरा कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1960-61 में की गई। ऑप्शन नंबर बी
वर्ष 1964-65, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1966-67 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1970-71। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त का सभी का यानी बराबर। तीनों का बराबर या तीनों में से किसी एक का ज्यादा है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय क्षेत्र में जो योगदान है आय में वो किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। इसमें क्या आता है आपका? इसमें सेवाएं, और सेवा में जैसे बैंक, व्यापार, देखा जाए तो रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और आय में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? इसी तृतीयक क्षेत्र का है। किसका है? इसी तृतीयक क्षेत्र का है। आगे, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी किसी भी सदन में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रख लीजिए, हमेशा सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है हमेशा वो किस में लाया जाता है? लोकसभा में। किस में लाया जाता है? लोकसभा में। और अगर यही आपसे पूछता कि राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाता है, तो उसका सही जवाब होता विधानसभा। क्या सही होता? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और केंद्र सरकार की जब बात की गई है तो केंद्र सरकार का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोकसभा। ठीक है, कभी भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जाता है। कभी भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संविधान संशोधन किया जा सकता है? किया जाता है, सॉरी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुच्छेद 365 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 366, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 और 367 सॉरी, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। यानी ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 366, ऑप्शन सी 367 और ऑप्शन डी 368। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान दे रखा है वो किसका दे रखा है दोस्तों? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता है कि हमारा संविधान संशोधन वाला जो स्रोत है वो कहां से लिया गया है, तो देख लीजिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से यह प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन वाली। क्लियर? आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर एक है अनुच्छेद 43 से लेकर 46 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से लेकर 35 तक, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 34 से लेकर 52 तक। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? देख लीजिए, आर्टिकल 36 टू 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या दे रखें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनकी किस भाग में दे रखे हैं ये भी देख लीजिए। ये किस भाग में दे रखे हैं? भाग 4 में। किस में दे रखे हैं? भाग 4 में क्या दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 36 टू 51, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एकदम सी सही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? अच्छा प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। महान्यायवादी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है महाधिवक्ता, ऑप्शन सी है विपक्ष का नेता और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। ठीक है। दूसरा, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी के पास शक्ति ऐसी है कि वह लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में वो क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन जब मत देने की बारी आएगी तो ना तो वह मत लोकसभा में दे सकता है ना ही मत वह राज्यसभा में दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि महान्यायवादी जो है ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही वह राज्यसभा का सदस्य होता है। और जो सदस्य लोकसभा का होगा वो लोकसभा में वोट कर सकता है, जो राज्यसभा का होगा वो राज्यसभा में वोट कर सकता है। क्योंकि महान्यायवादी ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, इसीलिए यह ना तो लोकसभा में वोटिंग करेगा ना ही राज्यसभा में वोटिंग करेगा। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? एक बुक है आत्मकथा जिसका नाम है गोल, और ये किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी रूप सिंह, ऑप्शन सी केडी सिंह और ऑप्शन डी है राम जयपाल सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद। कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद जी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? गोल। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी को और क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, आगे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त का पूछा गया, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है, ऑप्शन है आपका पेशी ऊतक, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है उपकला ऊतक और ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? संयोजी। यानी संयोजी का मतलब क्या है? तो देख लीजिए, रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। और दोस्तों संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ऊतक है कौन? रक्त। दूसरा, व्यक्ति के शरीर में रक्त होता कितना है? तो व्यक्ति के शरीर के बाहर का कितने परसेंट होता है? 7%, यानी 7% रक्त होता है किसके? व्यक्ति के शरीर के बाहर का जो रक्त होता है वो कितना होता है? 7%। दूसरा, रक्त जो है दोस्तों वो कैसा है? ये एक क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। ठीक है, दूसरा, कभी कभी रक्त का पीएच मान पेपर में पूछ लेता है, तो देख लीजिए रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4। कितना है? 7.4। ठीक है, दूसरा, रक्त किस किस से मिलके बना होता है ये भी देख लीजिए। तो रक्त जो मिलके बना होता है वो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनसे मिलके क्या बना होता है? रक्त बना होता है। ठीक है, आगे, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यानी जो श्रव्य परिसर जो सुनाई दे सके हैं उनमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 1 से 10 हर्ट्ज तक, और दूसरा है 20,000 से लेके 40,000 हर्ट्ज, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। ये क्या है? यह श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, आगे,
अच्छा, इसको आप लोग याद रखें, ये कई पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारी श्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव यानी हरित ग्रह पर ज्यादा असर डालता है, यानी गैस पूछी गई है जो सबसे ज्यादा पौधाघर प्रभाव यानी हरित ग्रह पर ज्यादा असर डालती है। ऑप्शन नंबर एक है आपका ओजोन, और ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है जलवाष्प। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये सबसे ज्यादा क्या है? ये हरित ग्रह प्रभाव गैस है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी पॉरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी जब कोहरा होता है तो हमारी आंखों में जलन होती है, और वो जो जलन होती है वो किस गैस के कारण होती है ये पूछा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा सही होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे बोला जाता है SO2। जिसे क्या बोला जाता है? SO2। और SO2 ज्यादा निकलती किससे है? लकड़ी और जीवाश्म ईंधन के दहन से। यानी लकड़ी और जीवाश्म ईंधनों को जब जलाया जाता है तो जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और वही कोहरा जो होता है उसमें हमारी आंखों में ये क्या करती है? जलन करती है। दूसरा दोस्तों, एक पेपर में और पूछा गया है कि जो ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है वो कौन सी गैस के कारण पीला पड़ता जा रहा है? तो उसका भी सही ऑप्शन होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये क्या होता है? SO2 गैस जो है जब ये पानी के संपर्क में आती है और ये ताजमहल पे जब गिरती है तो ये उसके रंग को क्या करती है? प्रभावित करती है, और उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला, यानी उसके संपर्क में जब ये आती है। ठीक है, आगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी ये जनजाति दे रखी हैं। पहला है भोटिया जनजाति बाराबंकी, दूसरा है बुक्सा जनजाति बिजनौर, और तीसरा है बैगा जनजाति गोरखपुर, और चौथा है थारू जनजाति बांदा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आप लोग देख लीजिए, इनमें से जो सही है वो कौन सा सही है? भोटिया जनजाति बाराबंकी में पाई जाती है, ये सही है, बिल्कुल ये गलत नहीं है। दूसरा बुक्सा जनजाति बिजनौर में है, ये भी सही है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में है, ये भी सही है। तीसरा बैगा जनजाति गोरखपुर में है, ये भी सही है। बैगा जनजाति गोरखपुर में है, ये भी सही है। और चौथा है थारू जनजाति। तो देखिए थारू जनजाति ये गलत है आपका, ये 3 सही है। पूछा क्या गया? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें तो 3 सही है, तो ये थोड़ा मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। लेकिन ये देख लीजिए, थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो देख लीजिए वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? थारू जनजाति। क्लियर, आगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट, और ऑप्शन नंबर डी बांदा। कहाँ किया गया? तो देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? चित्रकूट में। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चित्रकूट में। और ये कब स्थापित किया गया? तो देख लीजिए, ये 2001 में स्थापित किया गया। और स्थापित करने वाले कौन थे? तो जिनका नाम था गुरु रामभद्राचार्य। जिनका नाम क्या था? गुरु रामभद्राचार्य, जिनके द्वारा क्या किया गया? 2001 में चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आगरा, और ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो
कहाँ है? सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ललित मोहन, ऑप्शन नंबर बी शिवनंदन नौटियाल, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ मेहता और ऑप्शन नंबर डी असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार। ठीक है, तो आपका कौन सा सही जवाब होगा? असित कुमार हलदार इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, इसके अलावा विश्वेश्वर सेन और मदनलाल नगर और जय नारायण। ठीक है, देख लीजिए। विश्वेश्वर सेन, मदनलाल नगर और जय नारायण। ये क्या थे? ये भी संबंधित थे किससे? लखनऊ शैली से, लखनऊ चित्रकला शैली से। असित कुमार हलदार, विश्वेश्वर सेन, मदनलाल नगर और जय नारायण। ठीक है, आगे। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी अवध का, ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल का और ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड का। ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड का। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? बुंदेलखंड। ठीक है, कौन सा होगा? बुंदेलखंड। जो कार्तिक एक लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो वो बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। आगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। ऑप्शन मिर्जापुर शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी बुंदेली शैली और ऑप्शन डी मुगल शैली। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन डी सही होगा, जो कौन सा है? मुगल शैली। कौन सा है? मुगल शैली। ठीक है, मध्यकाल में जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली हुआ करती थी। आगे दोस्तों देखिए, आगे आपके सामने प्रश्न है 30वां। थाने का बार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, यानी थाने का जो बाहर साधक अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? उपनिरीक्षक होता है, सहायक उपनिरीक्षक होता है, सर्किल इंस्पेक्टर होता है या इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपनिरीक्षक। कौन सा सही होगा इसका? थाने का बाहर साधक अधिकारी जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है? उपनिरीक्षक होता है। आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? यानी उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2001 जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2001, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 15 अगस्त 2001, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 26 जनवरी 2001, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 10 अगस्त 2001, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 14 मार्च 2001। देख लीजिए, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 कब लागू हुआ था ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा, जो कि 10 अगस्त 2001 को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, आगे। पुलिस अधिनियम की किस धारा में अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? पुलिस अधिनियम की किस धारा में अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए धारा 21, ये किसकी पूछा गया? भारतीय दंड संहिता की धारा दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी धारा 23, ऑप्शन नंबर सी धारा 22 और ऑप्शन नंबर डी है धारा 24। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी धारा नंबर 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, यानी जो ईमेल आते हैं और जो ईमेल स्टोर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। अटैचमेंट, ऑप्शन बी मेल बॉक्स, ऑप्शन सी हाइपरलिंक और ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मेल हमारे कहाँ स्टोर रहते हैं? जो मेल आते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेल बॉक्स। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर एक ओडम ने किया, ऑप्शन नंबर बी हुल्ट ने किया, ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट ने किया और ऑप्शन नंबर डी किंग ने किया। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? हुल्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हुल्ट के द्वारा किया गया। आगे देखिए, 36वां प्रश्न है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्हें भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
किस उत्साह नहीं होगा, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ये क्या होगा, ये उच्च न्यायालय है। क्या है ये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। यानी जो रंजन गोगोई जो हमारे 46वें सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वो किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओडिशा उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही जवाब होगा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय दोस्तों है कहां पे, तो देख लीजिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो किसका हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का। और यहां के रंजन गोगोई पहले क्या रहे थे, चीफ जस्टिस। क्लियर। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 285B, आर्टिकल 210B, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और जीएसटी लागू कब की गई, तो देख लीजिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किस संस्थान में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा देंगे। यानी प्रणब मुखर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा दी गई। ऑप्शन है आपके सामने जेएनयू, ऑप्शन बी है आपके सामने आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन सी है आईआईएम अहमदाबाद और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो आईआईएम अहमदाबाद। कौन सा होगा, आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, बताइए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।